अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी इरम, शमा, आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है शमा आपको? इरम, आवाज आ रही है सबको? कितने लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जी शाहिदा, आवाज आ रही है बेटा? अब आवाज आ रही है? अब वॉइस क्लियर है आपकी? ओके। आज जो हम लोगों का लेक्चर है वो है डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस। ठीक है, हमने इसको डिस्कस करना है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर। सो ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 1, डिफाइन द टर्म प्रिवेंशन, कंट्रोल, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, रिहैबिलिटेशन। Number 2, discuss the concepts of prevention and control. Number 3, discuss disease elimination, disease eradication, monitoring and surveillance. Number 4, enlist the objective of the surveillance. Number 4, evaluate the disease control. ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर। तो कहता है द गोल ऑफ मेडिसिन आर टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट, प्रिजर्व हेल्थ। ठीक है, मतलब मेडिसिन का गोल क्या है? प्रमोट करना हेल्थ को, प्रिजर्व करना हेल्थ को एंड रीस्टोर करना हेल्थ को व्हेन इट इज इम्पेयर्ड एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। मतलब कि आपने, हमारी जो मेडिसिन है उसका गोल ये होता है कि हमने हेल्थ जो डिसेबिलिटी आई हुई है, जो हेल्थ हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है, उसको प्रमोट करना। ठीक है, उसकी जो हमारी प्रिजर्वेंस कम हुई हुई है उस हेल्थ को प्रिजर्व करना और रीस्टोर करना हेल्थ को। ठीक है, और क्या करना? और मिनिमाइज कर देना उन सफरिंग्स को और डिस्ट्रेस को कि जो कि हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है दीज गोल्स आर एम्बॉडीड इन द वर्ड प्रिवेंशन। और इन सब गोल्स का जो मकसद होता है वो क्या होता है? वो प्रिवेंशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट की, तो कहता है एक्शंस एम्ड एट इरेडिकेटिंग। मतलब हमारा मेन गोल इसमें क्या होता है प्रिवेंशन का? कि हमने इरेडिकेट करना है, एलिमिनेट करना है और मिनिमाइज करना है द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज एंड डिसेबिलिटी। जो भी डिजीज है उसके इम्पैक्ट को, डिसेबिलिटी के इम्पैक्ट को हमने इरेडिकेट करना है और एलिमिनेट करना है। और इफ नन ऑफ दीज आर फिजिबल, और अगर इनमें से कुछ भी फिजिबल नहीं है कि ना तो हम एरेडिकेट कर पा रहे हैं ना हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो इसमें से ये है कि आप उसको रिटार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज एंड डिसेबिलिटी। यानी कि ये तो बहुत हाईएस्ट लेवल है ना कि आप एरेडिकेट भी कर रहे हो, एलिमिनेट भी कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो इम्पैक्ट को। लेकिन अगर आप उस डिजीज प्रोग्रेस को सिर्फ और सिर्फ डिजीज को मजीद आगे फर्दर एडवांस होने से ही बचा लेते हो, प्रोग्रेस होने से ही बचा लेते हो, डिसेबिलिटी आने से बचा लेते हो, तो ये भी प्रिवेंशन की कैटेगरी में आ सकता है। So the concept of prevention is best defined in the context of levels, traditionally called primary, secondary and tertiary prevention. So जो प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि उसको हम बेस्ट डिफाइन करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेवल्स, यानी लेवल्स हमने सेट कर दिए ट्रेडिशनली, जिसमें वो कहता है प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी है। अब फोर्थ लेवल का प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, और एक जो फोर्थ लेवल है वो आपका प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है। ठीक है, वॉज लेटर एडिड, जो कि बाद में एडिड हुआ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रिवेंशन अगर देखें तो कहता है सक्सेसफुल प्रिवेंशन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, नॉलेज ऑफ कॉजेशन, के मतलब कॉज क्या है किसी भी डिजीज की, उसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। डायनामिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर डिजीज ट्रांसमिट कैसे हो रही है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर एंड रिस्क ग्रुप, और रिस्क फैक्टर एंड रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफाइलेक्टिक ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट वही है। और फिर आपने क्या करना है? प्रोफाइलेक्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है, अर्ली डिटेक्शन करनी है, अर्ली ट्रीटमेंट करनी है। आपने मैयर्स देखनी है कि कौन कौन सी मैयर्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए आपकी अर्ली डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने सारा देखा। उसके बाद आपने देखा कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अप्लाइंग दीज मेजर टू अप्रोप्रिएट पर्सन और द ग्रुप एंड टू कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसीजर अप्लाइड। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ द डिजीज, यानी कि बीइंग्स। सबसे पहले ये बी है आपके पास, ये मतलब कॉजेज ऑफ द डिजीज क्या हो सकते हैं, ये उसने बी बताए हैं। ठीक है, मतलब नंबर 1 है बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। बेसिकली इसके अंदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और आपके बिहेवियरल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इम्यूनिटी के फैक्टर्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन के फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप आ जाता है, आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो लीवल्स के लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है जो कि उसने बताए हैं। तो लीवल्स कहता है स्टेज ऑफ डिजीज, सबसे पहले
स्टेज ऑफ डिजीज क्या है? प्री डिजीज, यानी डिजीज से पहले, भी डिजीज नहीं, सिर्फ क्लिनिकल साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर लेटेंट डिजीज, ठीक है, डिजीज हो गई है। फिर सिम्टोमेटिक डिजीज, और फिर उसके सिम्टम्स भी आना शुरू हो गए। तो लेवल में भी अगर देखें, जिस तरह से प्री डिजीज है, लेटेंट डिजीज है और सिम्टोमेटिक डिजीज है, इसी तरह से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में भी अगर आप देखें तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शियरी प्रिवेंशन है। अब रिस्पॉन्स प्राइमरी प्रिवेंशन में कैसा आएगा कि हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आएगी। इसमें भी दोनों पीपी, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करेंगे हम। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे? प्री सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस, यानी सिम्टम से पहले जो डायग्नोसिस होंगे वो प्री सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस के अंदर आ जाएंगे, एंड ट्रीटमेंट। टर्शियरी प्रिवेंशन आपके पास डिसेबिलिटी लिमिटेशन आ जाती है फॉर अर्ली सिम्टोमेटिक डिजीज। एंड रिहेबिलिटेशन आ जाती है फॉर, मतलब डिसेबिलिटी टर्शियरी लेवल पे आ चुकी होती है आपके पास। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन फॉर अर्ली सिम्टोमेटिक डिजीज, अर्ली सिम्टोमेटिक डिजीज के लिए, और रिहेबिलिटेशन आती है फॉर लेट सिम्टोमेटिक डिजीज के लिए। अब ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन आपके पास प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन है। आगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की अगर बात करें, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कंसिस्ट ऑफ एक्शंस एंड मेजर्स दैट इनहिबिट्स द इमर्जेंस ऑफ risk factors in the form of environmental, economic, social and behavioral condition and cultural patterns of the living। मतलब इसमें हम जो एक emergence of risk factors होते हैं, हमने उनको inhibit करना होता है, ठीक है। मतलब इस प्रिवेंशन के अंदर वो एक्शन, हम ये प्रिवेंशन उन एक्शंस पर मुहित होती है जिनमें हमने इनहिबिट करना होता है emergence of risk factors जो होते हैं। मतलब वो इन्वायरमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, सोशल फॉर्म में भी हो सकते हैं और बिहेवियरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इनमें हम वो सिर्फ और सिर्फ एक्शंस जो है उन पे बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स इन द कंट्रीज और पॉपुलेशन ग्रुप्स इन विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। For example, many adult health problems, for example, obesity and hypertension, have their early origins in the childhood, because this is the time when the lifestyles are formed. For example, smoking, eating pattern, physical exercise. यानी कि इसमें आपने उन प्रिवेंशंस पर काम करना है जो इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स पर मुहित होती है, इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। यानी अगर स्मोकिंग करेंगे तो पैरालिसिस होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ओबेसिटी आएगी, ईटिंग पैटर्न अपना चेंज करेंगे तो अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तो लिवर डिजीज होंगे। सो ये वो एक्शंस हैं जिनको हमने उन रिस्क फैक्टर, उन एमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स को आपने लिमिट कर देना है, उनको प्रिवेंट कर देना है, रोक देना है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहता है कि efforts are directed towards discouraging children for adopting harmful lifestyles, ठीक है ना। The main intervention in primordial prevention is through individual and mass education, और ये आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स पे होती है और मैस एजुकेशन बेस पे होती है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, यानी कि जो डिजीज होने से पहले ली जाती है, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर अकर। It signifies the intervention in the pre-pathogenesis phase of a disease or the health problem. Primary prevention may be accomplished by measure of health promotion and specific protection. और प्राइमरी प्रिवेंशन जो होती है उसके अंदर आपके पास वो सारी की सारी मेजरमेंट्स आ जाती हैं जिसमें हेल्थ प्रमोशन भी इन्वॉल्व है और जिसमें आपकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, अ कॉन्सेप्ट दैट encourages the achievement and maintenance of an acceptable level of the health achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead socially and economically productive life। यानी जिसमें हर किस्म का बंदा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो एलीट क्लास है, वो एक प्रोडक्टिव लाइफ को आगे लेके चले। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकॉम्प्लिश्ड बाय मेजर्स डिजाइन टू प्रमोट जनरल हेल्थ, मतलब जिसमें हमने वो मेजर्स लेनी है प्राइमरी हेल्थ के अंदर कि जो हमारी जनरल हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्पफुल होती है, हमारी वेलबींग को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड पीपल बाय स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स। अब प्राइमरी प्रिवेंशन अगर देखें, अचीव्ड बाय हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन,
इसमें हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन में आपके पास हेल्थ एजुकेशन है, मतलब हेल्थ कैसे प्रमोट होगी, आप उसको एजुकेट करेंगे, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस आप करेंगे, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस करेंगे, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस करेंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस जो आप करेंगे वो इम्यूनाइजेशन एंड सीरो प्रोफाइलेक्सिस करेंगे, कीमो प्रोफाइलेक्सिस करेंगे, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंटेशंस आप यूज करेंगे, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स करेंगे, सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स करेंगे, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट हैजर्ड फॉर एग्जांपल पोल्यूशन वगैरह को आप करेंगे। खत्म। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड थेरेपी इंप्रूव देयर हेल्थ। Health promotion is the process of enabling people to increase control over the determinants of the health and therapy improve their health. Health promotion वो process है जिसमें हम लोगों को enable करते हैं कि वो increase करे control over the determinants of the health, health के जो determinants हैं उनके ऊपर, and thereby therapy improve their health, और वो therapy use करें जो कि improvement लेके आती है। नेक्स्ट देयर आर सर्टेन अप्रोचेस फ्रॉम दी प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब अब हम अपने प्राइमरी प्रिवेंशन को अप्रोच करना है तो ये कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिकमेंड किया है फॉलोइंग अप्रोचेस फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज वेयर द रिस्क फैक्टर्स आर एस्टैब्लिश्ड, जैसे कि पॉपुलेशन या मैस स्ट्रेटेजी है, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, ठीक है। पॉपुलेशन या मैस स्ट्रेटेजी में पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी इज डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल, यानी इसमें हमने होल पॉपुलेशन की बात करनी है, इंडिविजुअल रिस्क लेवल पे नहीं बात करनी। फॉर एग्जाम्पल स्टडीज हैव शोन दैट इवन ए स्मॉल रिडक्शन इन द एवरेज ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल ऑफ ए पॉपुलेशन वुड प्रोड्यूस ए लार्ज रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर सर्टन कम्युनिटी की बात करते हैं और उनका ओवरऑल उनके अंदर इस तरह की जो है वो हेल्थ अप्रोच डिटरमिनेंट उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया है कि उन्होंने कम नमक वाली चीज़ें खानी है, मुरागन गज़ाएँ और रूबनियात वाली गज़ाएँ नहीं खानी है, तो ये उनका एक अच्छा, उनको जो एजुकेशन दी गई है उन्होंने इस एजुकेशन के साथ एडहेरेंस शो की है, कंप्लायंस शो की है। तो इस कंप्लायंस को देखते हुए हम ओवरऑल अगर एवरेज निकालें उस पॉपुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों का और ओवरऑल हार्ट डिजीज़ का, तो वो कम आ जाता है क्योंकि उन्होंने उस एजुकेशन का फ़ायदा लिया, उस एजुकेशन को अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाया। So the population approach is directed towards socio-economic behavior and lifestyle changes. अब उसमें socio-economic factor भी आ जाता है, टीचिंग तो दे दी गई है, बिहेवियर कितना चेंज हो रहा है ये भी आपने देखना है, और उस बिहेवियर के चेंज होने से लाइफस्टाइल कितना चेंज हो रहा है ये भी देखना है, ब्लड प्रेशर और कार्डिक इश्यूज कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाई रिस्क जो स्ट्रेटजीज है वो क्या है, हाई रिस्क स्ट्रेटजी एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर, मतलब प्रिवेंटिव केयर करना to individuals at special risk के ऊपर। This requires detection of individuals at high risk by the optimum use of clinical methods, और इसमें ये होता है कि आप clinical methods को use करते हो। Secondary prevention क्या है? Secondary prevention it is defined as action which halts the progress of disease at its incipient stage and prevents the complication, जिसमें कॉम्प्लिकेशन से जो है वो आपको प्रिवेंट किया जाता है। द स्पेसिफिक इंटरवेंशन हर अर्ली डायग्नोसिस, जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है उसमें अर्ली डायग्नोसिस आ जाती है आपकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग है, टेस्ट है, लैब टेस्ट है, केस फाइंडिंग है, एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, और एडिक्वेट ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस को आपने अरेस्ट करना होता है। रीस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइजेबल डिजीज एंड ट्रेनिंग इफ बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस एंड रिवर्स कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज। यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपने ये है कि जब आपके पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं तो उस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस
वो आपने डिजीज को उसी स्टेज के ऊपर पकड़ लेना होता है। उसका आपको जो है वो एक आपका करेक्ट डायग्नोज होना चाहिए। करेक्ट डायग्नोसिस लैब टेस्ट करवाने के बाद आपने क्या कराना है कि उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है ताकि डिसेबिलिटी ना आ जाए। इन्फेक्शन को आपने उसी स्टेज के ऊपर प्रिवेंट करना है। सो इट दस प्रोटेक्ट्स अदर्स फ्रॉम कम्युनिटी फ्रॉम एक्वायरिंग द इन्फेक्शन एंड दस प्रोवाइड्स एट वंस सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्टेड वंस एंड प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर देयर पोटेंशियल कॉन्टैक्ट। सो आपने उस किस्म का पोटेंशियल प्रोड्यूस करना है कि नेक्स्ट जो है वो किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी ना है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में फर्दर वो ये कहता है इन सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस, मतलब जो डिजीज प्रोसेस जो चल रहा होता है आपने उसको रोक देना है। रीस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। वही बात आ गई कि ऐसी स्टेज ना पहुंच जाएगी जिसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आना शुरू हो जाए and reverse communicability of the infectious disease. It thus protects others from in the community from acquiring the infection and thus providing at once secondary prevention for the infected ones and primary prevention for their potential contacts. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट WHO एक्सपर्ट कमेटी जो ने इन 1973 के अंदर डिफाइन किया कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स एज द डिटेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द होम्योस्टेटिक एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म व्हाइल बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस आर स्टिल रिवर्सिबल। यानी कि अर्ली डायग्नोसिस में ये होता है कि वो स्टेज पहुंच ले कि जिसमें होम्योस्टेसिस बरकरार रहे। होम्योस्टेसिस क्या, मतवाजन बरकरार रहना चाहिए। कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होता है कि जिसमें आपका पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो कंपनसेट कर लेता है बायोकेमिकल चेंजेस को, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को, फंक्शनल चेंजेस को, ठीक है। लेकिन जब डिटेक्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है होम्योस्टेसिस की, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो इक्विलिब्रियम चल रहा है उस इक्विलिब्रियम के अंदर किसी किस्म की कोई डिसहार्मनी आती है, तो उस डिसहार्मनी को ट्रीट करने के लिए 1973 ने WHO की एक्सपर्ट कमेटी को उसने बताया कि द अर्लियर द डिजीज इज डायग्नोज, जितनी जल्दी डिजीज जल्दी डायग्नोज होती है एंड ट्रीटेड द बेटर, और अच्छे से ट्रीट होती है, इट इज फॉर प्रोग्नोसिस ऑफ द केस एंड इन द प्रिवेंशन ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर सेकेंडरी केसेस, और अदर सेकेंडरी केसेस से आपने बचना होता है। टर्शियरी प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो इट इज यूज्ड व्हेन डिजीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज, ठीक है। मतलब जब डिजीज प्रोसेस जो है वो एडवांस हो जाता है इसकी अर्ली स्टेज से। इट इज डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल to reduce or limit the impairment and disabilities, जिसमें आप impairment कर देते हो, disability को reduce कर देते हो, and to promote the patient's adjustments to irremediable conditions, और जिसमें आप patients को irremediable conditions पे adjust कर देते हो। Intervention that should be accomplished in the stage of the tertiary preventions are disability limitation। अब वो intervention जो के टर्शरी प्रिवेंशन लेवल पे आ जाती है वो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है। मतलब टर्शरी लेवल के ऊपर आके आपने क्या करना है, टर्शरी प्रिवेंशन में जो डिसेबिलिटी एक माजूरी आ जाती है उसको आपने लिमिट करना होता है और पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना होता है कि वो अपनी एटलीस्ट एक्स्ट्रा नॉर्मल तो नहीं लेकिन नॉर्मल लाइफ गुजार सके, मतलब उसके अपेंडेजेस काम करें, डिसेबिलिटी परमानेंट डिसेबिलिटी में ना चला जाए, ठीक है। तो डिसेबिलिटी को जब आपने लिमिट करना है तो जब डिजीज आती है तो डिजीज इम्पेयरमेंट लाती है, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी होती है और डिसेबिलिटी से पर्सन हैंडीकैप हो जाता है। तो डिजीज से जो इम्पेयरमेंट आती है और इम्पेयरमेंट से जो आगे डिसेबिलिटी आती है और डिसेबिलिटी से आगे जो पर्सन हैंडीकैप होता है आपने उससे उसको बचाना होता है। इम्पेयरमेंट क्या होती है? इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर किसी किस्म का आपका कोई लॉस हो जाए और एबनॉर्मेलिटी आ जाए आपकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर, स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों के अंदर, तो वो इम्पेयरमेंट कहलाती है, ठीक है। और डिसेबिलिटी इज एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बीइंग। यानी अब देखा जाए कि इम्पेयरमेंट जो है वो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, यानी कि चीज खत्म हो जाती है, ये एबनॉर्मेलिटी आ जाती है स्ट्रक्चर या फंक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म, मतलब इसमें पेशेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाता, हैंडी कैप वाली सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आपकी एक्टिविटी। इसमें जो इम्पेयरमेंट है इसमें तो टोटल लॉस हो जाता है ना, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। लेकिन डिसेबिलिटी के अंदर जो आपकी किसी ऑर्गन की जो एक्टिविटी है वो इम्पेयर हो जाती है, वो कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वो, ठीक है। हैंडीकैप इज टर्म्ड एज डिसएडवांटेज फॉर गिवन इंडिविजुअल, ठीक है, resulting
फ्रॉम एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, और हैंडीकैप हमेशा या तो पेशेंट इम्पेयरमेंट से होता है या डिसेबिलिटी से होता है, दैट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ रोल इन द कम्युनिटी, माजूरी जिसे कहते हैं, दैट इज नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन एज, जेंडर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स फॉर द इंडिविजुअल। यानी कि डिसेबिलिटी में चीजें जो नॉर्मल ऑर्गन फंक्शन है या जो भी आपका फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंसेज है लिम्स की, वो क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये लैक ऑफ एबिलिटी या लैक खत्म हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसमें क्या है कि इसमें एबनॉर्मेलिटी या लॉस हो सकता है टोटल स्ट्रक्चर या फंक्शन का, यानी स्ट्रक्चर या फंक्शन का लॉस जो है वो इम्पेयरमेंट में है, लेकिन डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीजें रिस्ट्रिक्ट है, और इन दोनों के मिलाप को हैंडीकैप कहा जाता है जब कम्युनिटी में कोई भी पर्सन अपना जो है वो रूल फुलफिल नहीं कर सकता। रिहैबिलिटेशन जो है उसको हम फिर नेक्स्ट कर लेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। तो अभी के लिए मुझे आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।